आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा थ्योरी और कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, टॉपिक्स हैं, इन सभी को हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। विगत वर्षों में सीटेट परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि इस अध्याय से वर्ष 2011 में 2 प्रश्न, 2012 में 1 प्रश्न, 2014 में 1 प्रश्न, 2015 में 2 प्रश्न तथा वर्ष 2016 में 1 प्रश्न पूछा गया है। इस अध्याय से बाल विकास के सिद्धांतों पर आधारित अधिकतम प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह अध्याय सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं, जानते हैं इस अध्याय की फुल थ्योरी और फुल कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि होते हैं। विकास का संबंध गुणात्मक कार्य, कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं परिणात्मक दैट मीन्स लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से है। शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकते हैं। स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हर्लोक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। अब आइए आगे देखते हैं क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। उसमें से पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। नंबर 2, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनके अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। वे अपने
स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। गेलस के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। नंबर 3, विकास क्रम की एक रूपता। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट नंबर 4, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आँखों और वाकांत दैट मीन्स वोकल सिस्टम की सीमित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। अब है अगला पॉइंट नंबर 7, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को
चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे पूर्वानुमान प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरणज कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लंबवत दैट मीन्स सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को अस्थायी रूप दिया जा सके। अगला पॉइंट है 11, आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इसके प्रतिपादक जॉन डॉलार्ड नील मिलर हैं। पुनर्वलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया दैट मीन्स रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। यह सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, चूँकि पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 12, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य
करता है, वहाँ वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। अब आगे देखते हैं बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बाल विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। बालकों की वृद्धि और विकास से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। इस तरह बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास, आनुवंशिकी तथा वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यह जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन करने में सहायक होती है। अगला पॉइंट, किस अवस्था विशेष में बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए, इस बात के ज्ञान से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे जैसे श्रेणी में विभाजित कर सकता है तथा फिर उनकी शिक्षा एवं समायोजन
व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त रूप में ढालने का प्रयत्न कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आइए देखते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार है। पहला है आंतरिक कारक एवं दूसरा है बाह्य कारक। आंतरिक कारक, आंतरिक कारक से हम क्या समझते हैं? बाल विकास को आंतरिक कारक डेट मीन्स इंटरनल फैक्टर्स बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार से हैं। पहला वंशानुगत कारक और दूसरा शारीरिक कारक। आइए देखते हैं वंशानुगत कारक क्या क्या है। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसके वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। अब आइए देखते हैं शारीरिक कारक। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आंतरिक कारक का ही एक उदाहरण बुद्धि भी है। बुद्धि को अधिगम दैट मीन्स सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित दैट मीन्स एडजस्टमेंट करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट कारक है संवेगात्मक कारक। बालक में जिस प्रकार के संवेगों या भावों दैट मीन्स इमोशंस का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वैमनस्यता की भावना अधिक होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट कारक है सामाजिक प्रकृति। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा।
सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। दूसरा है बाह्य कारक। बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपयुक्त आंतरिक कारकों के साथ ही निम्नलिखित बाह्य कारकों दैट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं? तो आइए देखते हैं बाह्य कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। दूसरा होता है जीवन की घटनाएं। तीसरा कारक है भौतिक वातावरण एवं चौथा कारक है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो आइए सबसे पहले हम पहले कारक के बारे में जानते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे की विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। दूसरी कारक है जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। अगला कारक है भौतिक वातावरण। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, वह में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अगला कारक है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांवों के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब है बाल मनोविज्ञान, दैट मीन्स चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थिति, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रो ने बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार
परिभाषित किया है। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालकों के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। थॉमसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यह उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये कहना किनका था? थॉमसन के अनुसार। और क्रो ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और थॉमसन ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अब है बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या क्या उपयोगिता है और क्या क्या महत्व है, आइए हम लोग देखते हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। बच्चों को समय समय पर निर्देश दैट मीन्स डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इस निर्देश के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है ताकि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। आज का हमारा दूसरा अध्याय बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट था। विगत वर्षों की सीटेट परीक्षा के प्रश्न पत्रों का
विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि इस अध्याय से वर्ष 2011 में 2 प्रश्न, 2012 में 1 प्रश्न, 2014 में 1 प्रश्न, 2015 में 2 प्रश्न तथा वर्ष 2016 में 1 प्रश्न पूछा गया है। इस अध्याय से बाल विकास के सिद्धांतों पर आधारित अधिकतम प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की क्या क्या अवधारणाएं हैं स्किनर के अनुसार, हेडलॉक के अनुसार और क्रो के अनुसार। फिर हम लोगों ने पढ़ा बाल विकास के सिद्धांत। हम लोगों ने बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांतों को देखा, जिनमें से पहला था निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा था समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा विकास क्रम की एकरूपता, चौथा वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, पांचवा विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, छठा परस्पर संबंध का सिद्धांत, सातवां एकीकरण का सिद्धांत, आठवां विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, नौवां विकास की दिशा का सिद्धांत, 10वां विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, 11 नंबर पर हमने देखा आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत, 12 नंबर पर देखा वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। उसके बाद हम लोगों ने जाना बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा, जिसमें पहला कारक था आंतरिक कारक और दूसरा क्या था बाह्य कारक। हम लोगों ने आंतरिक कारक में किन किन कारकों को जाना, वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक और सामाजिक प्रकृति। उसके बाद बाह्य कारकों में हमने जाना गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्थिति। उसके बाद हम लोगों ने जाना बाल मनोविज्ञान, दैट मीन्स चाइल्ड साइकोलॉजी, क्रो के अनुसार और थॉमसन के अनुसार। उसके बाद अंत में हम लोगों ने देखा बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसी अध्याय की बहुत सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।